नहीं करवाया ना। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, लिखो लिखो। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या उसको पहले समझते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। और नियरली हर एप्लीकेशन में ना सेम ही कॉन्सेप्ट है जिसको समझ पाओगे बहुत इजीली। जैसे मान लो ये पेपर है हमारे पास, ठीक है, तो बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती है कि जो हमारा वो टर्म है तीनों का सम, कौन कौन सी तीन टर्म है, एक तो हमारा प्रेशर है, एक हमारा हाफ रो वी स्क्वायर है, एक हमारा रो जी एच है। तो बर्नौली का सिद्धांत ही कहता है इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही तो कहता है ना। अब एक बात बताओ, इसमें ये जो रो जी एच है ये वाली टर्म तो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे कई टाइम, जब दोनों लेवल्स में हाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, अब नेग्लेक्ट करें। अब इसमें क्या ना कॉन्सेप्ट जो भी बताने जा रहा हूं बस वो इन्हीं दोनों चीजों पे ज्यादातर काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पेपर है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ हवा मारूं तो क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यहाँ हवा मारूंगा ऊपर से हवा मारूंगा, नहीं सीधा ऐसे ऊपर से हवा मारूंगा क्या होगा, क्यों, चलो पहले देख लेते हैं किधर जा रहा है ना, ऊपर। तो ऊपर हवा मार रहे हैं, ये पेपर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाना कहां चाहिए था वैसे, नीचे जाना चाहिए था ना आइडियली। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे मान लो हमारे पास पेपर है, ये पेपर इस तरह से लटका हुआ है, यहां से हवा चल रही है और उसकी मैंने क्या की, जब मैंने फूंक मारी तो मैंने स्पीड हवा की क्या कर दी, बढ़ा दी, हवा की स्पीड क्या कर दी मैंने, बढ़ा दी। अब अगर इस कांस्टेंट टर्म को देखोगे तुम, अगर ये वाली जो टर्म है ये इंक्रीज हो जाएगी तो कांस्टेंट कब रह सकती है, जब प्रेशर वाली टर्म क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और यहाँ जो प्रेशर है वो तो उतना ही जितना पहले था, वहां का प्रेशर कम हो गया, तो इधर से प्रेशर ज्यादा, इधर से क्या होगा, ऊपर की तरफ धक्का लगेगा, तो ये पेपर हमारा सीधा हो जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर, तो यहाँ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये पेपर ऊपर उठ जाएगा। अभी जो मैंने प्रिंसिपल बताया ना, इसी प्रिंसिपल का यूज हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप एग्जाम में एक्सप्लेनेशन लिखोगे एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू, हाँ ये लिखना जरूरी है। लिखो सबसे पहला, इससे पहले पढ़ाया था, लिखो जरा इसको, एग्जाम में आएगा ये सवाल। रूफ टॉप्स ब्लो ऑफ इन स्टॉर्म्स, एक्सप्लेन करना होगा क्यों ब्लो ऑफ हो जाते हैं, रूफ टॉप्स उड़ जाती हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमेशा समझाना है, क्या कहोगे कि जो घर की छतें होती हैं, अच्छा हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं उड़ सकती ना, एनसीआर में क्यों नहीं उड़ सकती, रीजन, हमारे यहाँ लेंटर पड़ता है ना, तो लेंटर पड़ता है उसमें क्या होता है कि जो लेंटर का जो कॉलम होता है हमारा, लेंटर भी उसके साथ ही सीमेंट से चिपका होता है, जो कॉलम होते हैं सरिये के उसमें ही रूफ टॉप फंसा होता है ना। तो मैं देखा है किसी का लेंटर पड़ता है, सटरिंग देखी होगी कैसे होती है, तो वो तो उड़ नहीं सकता, अगर उड़ेगा तो फिर पूरा मकान ही उड़ेगा, है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन उनकी घरों की बात करें जो लकड़ी वगैरह से बनते हैं, यहाँ नहीं उड़ने वाला, मैं बता रहा हूँ। जैसे अमेरिका में जो तटीय एरिया होते हैं, उड़ीसा वगैरह में, हमारे यहाँ वहाँ जो जो मतलब समुद्र से लगे हुए एरिया होते हैं, वहां पे घर अगर लकड़ी के वगैरह के बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब थंडरस्टॉर्म आएगा या कोई तूफान आएगा तो यहाँ की जो हवा की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हवा की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर अकॉर्डिंग टू, हाँ ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखोगे, सीधा यही नहीं लिखना है, ये लिखोगे कि जब तूफान आता है तो हवा की स्पीड बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये पूरा बताना है, ठीक है। अच्छा यहां का प्रेशर डिक्रीज हो गया, बट रूम का जो प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर है वो जितना था उतना ही है पहले से, वो पहले जितना था उतना ही। तो ये तो लग रहा है ऊपर की तरफ और ले रहे हैं नीचे की तरफ, पर ये वाला प्रेशर कम है, ये वाला प्रेशर, तो जो छत है ये उड़ जाएगी। समझ गए बात को, लिख लोगे तो दो तीन लाइनों में लिख लो इसको जरा, ये डायग्राम बना लो फिर इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं। डायग्राम बनाओ फटाफट। इन स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज, या फ्लोज लिख लो, द विंड फ्लोज विद हायर स्पीड,
then as per Bernoulli's principle, the pressure outside the roof decreases. But pressure inside the house remains same. Then due to pressure difference, the rooftops blow off. Then due to pressure difference, the rooftops blow off. तो हमारे जो घर की छतें हैं तूफान आने पर उड़ जाएंगी अगर हमारे वो सीमेंट वाली नहीं है तो। दूसरा पॉइंट लिखिए मैग्नस इफेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है अपना? मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है? आप लोगों ने सॉकर देखा होगा, सॉकर। उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लेयर होता है वो बॉल को ऐसे हिट करता है और बॉल जो है घूमती हुई लहर मारती हुई गोल पोस्ट में जाकर घुस जाती है। देखा आप लोगों ने? जब फ्री किक मिलती है तो रोनाल्डो किक मारता है और वो बॉल कैसे जाती है? ऐसे घूम के गोल पोस्ट के अंदर जाती है। कीपर देखता ही रह जाता है बेचारा कि मुझे क्या करना है। ऐसी होता है, देखा तुमने वीडियोस में? नहीं कर पाता? अरे करता है, एक दो रील्स में तो मैंने देखा है। तो ये ऐसे करके जाता है। ये जो फुटबॉल है उसकी वो ऐसे घूम के क्यों जा रही है ये समझना है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? अब ये होता कैसे उसको समझाता हूं, समझना ध्यान से। मैग्नस इफेक्ट को समझने के लिए एक चीज समझनी होगी, जो हम लोगों को बॉल फेंकनी होगी, जो हमारी फुटबॉल होगी, हम जब उसको किक करेंगे, मारेंगे तो इस प्रकार से मारेंगे कि इसको हम एक तो ट्रांसलेशन करने के लिए एक वेलोसिटी दे दें और साथ में इसको हम एक रोटेशन करने के लिए ओमेगा दे दें। मतलब बॉल को जब वो हिट करेगा तो इस तरीके से हिट करेगा स्लाइड करते हुए कि बॉल घूमेगी भी और आगे भी जाएगी। तो जब वो घूम भी रही है और आगे भी जा रही है तो क्या हो रहा है? इस घूमने के वजह से इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आ रही है। वो वेलोसिटी कितनी हमारी? ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी आ रही है, वो वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा इंटू आर। तो अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग डायरेक्शन में है। अच्छा, ये तो घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से आई है, लेकिन जो ये v है ट्रांसलेशन वाली, ये भी तो रहेगी ना। ट्रांसलेशन वाली v होगी, कितनी होगी? वो हर पॉइंट के पास उसी डायरेक्शन में होगी और उतनी ही होगी, सेम होगी, ऐसे करके सेम होगी। देखो इस दिशा में भी v होगी और इस दिशा में भी v होगी, यहां पर भी v होगी। अब इसमें दो पॉइंट से मैं समझाता हूं केवल। एक आप पॉइंट नंबर ए पकड़ लो और एक पकड़ लो पॉइंट नंबर बी। तो ध्यान से देखो आप लोग कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जो है वो क्या है? v प्लस ओमेगा आर। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या है? v माइनस ओमेगा आर। तो यहां पर जो आपकी वेलोसिटी है वो ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। यहां पर आपकी वेलोसिटी कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू। तो यहां पर प्रेशर है कम और यहां पर प्रेशर है, तो बॉल को आइडियली तो ऐसे जाना चाहिए था कि वो सीधे अपने रास्ते पर आगे चली जाए, लेकिन क्योंकि यहां प्रेशर कम है और यहां से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो बॉल हमारी ऐसे चली जाएगी। समझ गए बात को? क्योंकि इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो बॉल अपना जो रास्ता सीधा जाना था उसको चेंज करेगी और ऐसे बैंड होते हुए चली जाएगी। समझ में आ रहा है? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। हाँ, अब बताओ कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो, पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। लिखो जरा, डायग्राम बनाओ, फिर मैं बताता हूं क्या लिखना है इसमें। डायग्राम बनाओ।
when a player hits a football in such a way that it rotate along with translation that it rotate along with translation then you can see from the diagram that velocity of point A is greater than velocity of point B is greater than velocity of point B. तो A पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो B पॉइंट की वेलोसिटी से थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है. फ्रॉम द डायग्राम हम ये देख सकते हैं. अब लिखो देन, अब ये घूम रहा है ना इसलिए ओमेगा लिखा है मैंने. हाँ, अब लिखो देन अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल pressure of point A decreases as compared to point B. Hence the ball deviates from its path. हो गया. तो ये मैग्नस इफेक्ट समझ में आ गया. मैग्नस इफेक्ट के बाद नेक्स्ट इफेक्ट समझते हैं. पॉइंट नंबर 3 डालिए कॉपी के अंदर. पॉइंट नंबर 3 जो आपका है दैट इज डायनेमिक लिफ्ट. क्या है ये? डायनेमिक लिफ्ट. हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, हवाई जहाज, तो जिस कॉन्सेप्ट से उड़ते हैं वो कॉन्सेप्ट का नाम है डायनेमिक लिफ्ट. ठीक है. होता क्या है डायनेमिक लिफ्ट, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. कुछ इस तरीके से मान लो ये हमारा एरोप्लेन है, ऐसी कुछ होता है मिलता जुलता, सही है ना. एरोप्लेन में यहां पर पीछे जो है कुछ कुछ चीजें होती है, मैकेनिज्म होता है जिससे हम हवा की स्पीड को ऊपर नीचे या कम ज्यादा करते हैं. यहां पर एक पंखा सा लगा होता है, तुमने देखा ही होगा, है ना. ये सब चीजें मैकेनिज्म जो है ये हवा की स्पीड को चेंज करने के लिए रखा हुआ है. ठीक. तो हवा जब ये एरोप्लेन उड़ता है तो हवा की स्पीड ऊपर वाले लेयर पे अलग होती है और नीचे वाले लेयर पे अलग होती है. इन जनरल जो हमें जैसे टेक ऑफ करना है, हमें अपने एरोप्लेन को ऊपर उठाना है, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये जो इंजन लगा है इसकी मदद से क्या करेंगे, हवा की स्पीड को नीचे वाला जो लेयर है हमारा यहां पर कम कर देंगे और ऊपर वाले लेयर पे स्पीड को ज्यादा कर देंगे. तो यहां पर जब हवा बहुत तेजी से चल रही होगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और यहां पर हवा की स्पीड कम है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो नीचे से ज्यादा प्रेशर लग रहा है और ऊपर से कम, तो हवाई जहाज सीधे जाने के बजाय अपने पाथ से भटक जाएगा और ऐसे चला जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा. समझ गए बात? क्योंकि नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो वो ऊपर उठता चला जाएगा. अच्छा, अगर मुझे ये करना है कि अब और ऊपर ना जाए, तो वो जो मेरा मैकेनिज्म है उसकी मदद से मैं हवा की जो इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस है वो डिफरेंस कम कर दूंगा, तो प्रेशर का डिफरेंस भी कम हो जाएगा और लेवल फ्लैट में चलता रहेगा. ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ करें तो गिर जाएगा ना.
वेट भी तो है उसके पास, मतलब कम कर देंगे डिफरेंस को, जिससे क्या हो कि वेट को सिर्फ और सिर्फ ये आप थ्रस्ट कैलकुलेट मतलब कैंसिल कर दें, ज्यादा ना हो, ठीक है। और अगर हमें टेक ऑफ करना है तो हमें डिफरेंस ज्यादा चाहिए। समझ गए बात को? तो पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर इसके बारे में लिखवाता हूं। देखो इसके बारे में लिखो, when the velocity of air when the velocity of air on the upper surface of wings on the upper surface of wings is greater than the speed of air on the lower surface, then according to Bernoulli's principle, हर बार यही लाइन चिपकानी है, then according to Bernoulli's principle the pressure on the upper surface decreases and pressure on the lower surface increases. And pressure on the lower surface increases. पैराग्राफ चेंज करो, देखो this gives an upward force to the aeroplane to take off. This is called dynamic lift. हो गया भाई यहां तक? चलिए आगे समझे चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सबसे मस्त पॉइंट यही है। इसमें हम लोग समझने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। किसके बारे में? फिर तुम्हें हंसी की बारी भाई, किसी को भी आ सकता है। सबसे मजेदार पॉइंट है हार्ट अटैक, दिल का दौरा। इसमें दिल जो है काम करना बंद कर देता है, दिल और दिमाग के बीच में एक जंग होती है और इसमें कौन हार जाता है? दिल हार जाता है हार्ट अटैक में, ठीक है। अब देखो दिमाग से काम लेना चाहिए। अभी देखो दिल कितना बेवकूफ है बेचारा, अभी बताऊंगा। इसकी खुद की गलतियों की वजह से ये मारा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो रीजन बताने जा रहा हूं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत लिमिटेड रीजन है ना। मेडिकल टर्म्स में अगर जाएंगे तो हार्ट अटैक के बहुत सारे कॉज रीजन हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक फिनोमिना, एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मान लो कि हमारी कोई आर्टरी समझते हो ना, जिसमें हमारा खून बह रहा है, जो हमारी नाड़ियां हैं, नसें हैं, उसमें खून बह रहा है। अच्छा, दो तरह की हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, एक आर्टरीज होती हैं और एक, जो बताने जा रहा हूं वो आर्टरी के बारे में, क्योंकि वेन्स में प्रेशर ब्लड का क्या होता है? कम होता है ना। ब्लड प्रेशर वेन्स में कम होता है, आर्टरीज में ज्यादा, क्योंकि जब दिल उसको पंप करता है तो वो आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो मान लो यहाँ पे हमारा ब्लड बह रहा है, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, बह रहा है, मस्त चल रही है जिंदगी। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने बहुत ज्यादा ऑयल खाना शुरू किया, कोलेस्ट्रॉल खाना शुरू किया, या किसी और तरह के केमिकल कंपाउंड का अपना कंजप्शन बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ? हमारे ब्लड के अंदर वो मिलावट बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई और चीज बढ़ गई। उससे क्या हुआ कि यहां पर वो जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्लॉटिंग होने लगी। अब ये जैसा ऐसा सुनने में लगता है जैसे हम लोग कहीं देख लेते हैं ना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब रील्स में कि यार ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है या कोलेस्ट्रॉल क्लॉटिंग हो जाती है। ऐसा होता नहीं है इन जनरल, मतलब एज एक फैक्टर होता है, या वो केमिकल कंपाउंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई आपके ब्लड में, या कोई और कारण हो गए जिनकी वजह से क्लॉटिंग हो गई। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कल पूड़ी खाने बैठो, अब तो यार
दिल का दौरा पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब किसी एक मेडिकल रीजन की वजह से, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है, अगर कहीं ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे किसी चीज की क्लॉटिंग हो जाए, उससे क्या होगा कि जो एरिया अवेलेबल था ब्लड को निकलने के लिए, वो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, a1 v1 बराबर a2 v2। ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन ये कहती थी अगर आपका एरिया हो जाएगा कम तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर एरिया कम हो गया, तो यहां इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद आ जाता है बर्नौली। बर्नौली क्या कहता है, भाई देखो अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बर्नौली क्या कहता है, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका प्रेशर घटेगा। तो यहां पे जो आपका प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। वेलोसिटी क्या हो गई थी, ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया था, कम। लेकिन सराउंडिंग में जो हवा का जो प्रेशर है, हवा का जो दाब है, वो तो उतना ही है ना जितना पहले था। भाई हवा का प्रेशर, सराउंडिंग का प्रेशर तो सेम है, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो बाहर के प्रेशर की वजह से ये अंदर दब जाएगी। जैसे ये दबना शुरू होगी आर्टरी, तो होगा क्या, थोड़ा इसके लिए जगह चाहिए मुझे, इधर लिखता हूं। जैसे ही ये आर्टरी दबेगी तो क्या होगा, यहां पर एरिया और कम हो जाएगा। जैसे ये आर्टरी यहां दबी, एरिया क्या हो गया, और कम हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा। वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी प्रेशर, तो हवा का उसको प्रेशर इसको दबा देगा और इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, एकदम बंद कर देगा। और बंद कर देगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तो हमारा ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, फिर डेड हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। समझ गए बात। अच्छा, इसमें दिल कैसे उल्लू बनाता है अपना, दिल दिल खुद ही बेवकूफ है, खुद ही मर जाता है। जब ये ब्लड पंप नहीं हो पा रहा ना, तो दिल क्या करता है, और तेजी से पंप करता है, यानी इसकी स्पीड को और बढ़ा देता है। तो स्पीड जितनी तेजी से बढ़ाओगे, प्रेशर उतनी तेजी से गिरेगा, और प्रेशर गिरेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगी। समझ गए बात को, नहीं समझे। अब एग्जाम में क्या लिखोगे, देखो ये तो समझने के लिए हो गया, एग्जाम में क्या लिखोगे। एग्जाम में दो बातों का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू। अगर आप ये दो बातें लिखोगे तभी आपका आंसर पूरा माना जाएगा। सबसे पहले लिखोगे ड्यू टू एनी रीजन, एनी मेडिकल रीजन। मजेदार था ना। इफ देयर इज अ क्लॉटिंग और देयर इज अ ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल, then according to equation of continuity the velocity increases at that point, therefore according to Bernoulli principle the pressure drops, as a result this collapse, and when the blood flow stops suddenly हमारी डेथ हो जाएगी। समझ गए। एग्जाम में ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। सडन तो नहीं होगी, थोड़ा देर लगेगी मरने में, तड़प तड़प के मरेगा, ऐसे आदमी फड़फड़ाएगा पहले मरने से पहले, ठीक है। चलो लिखो इसके बारे में जरा, ये वाला डायग्राम बना लो और ये भी बना ही लो, यही बना लो, फिर उसके बाद बताता हूं मैं कि क्या लिखना है। लिखो इफ ड्यू टू एनी रीजन, इफ ड्यू टू एनी रीजन देयर इज सम blockage in blood vessel, then according to equation of continuity the velocity of blood increases at that point. The velocity of blood increases at that point, increases at that point. Paragraph change. Now according to Bernoulli's principle, now according to Bernoulli's principle the pressure at that point, the pressure at that point decreases. उसके आगे लिखो
but the surrounding pressure remains same. But the surrounding pressure remain same. Paragraph change. Due to this pressure difference, the blood vessel collapse. The blood vessel collapse. And this may give rise to heart attack. मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस ऑफ हार्ट अटैक्स, और जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, उसका रीजन बताता हूं। जैसे ये कोई क्लॉटिंग हुई, अगर मान लो दिल ने, अब दिल इतना ही बेवकूफ नहीं है ना, दिल ने ब्लड को पंप किया बहुत तेजी से, स्पीड को बहुत इंक्रीज किया, क्या पता जब इसकी स्पीड बढ़े तो ये जो छोटे छोटे क्लॉट्स हैं इसके साथ बह जाए और वो क्लॉट्स खुल जाए। इसलिए आपको अपने दिल को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे खोल देता हूं मैं चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट, आप लोग क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट अभी इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, आज चल रहा है, और उन्होंने रेल बना दी है इंडिया की, पता है? पहले इंडिया ने उनकी बनाई, फिर वो क्या छोड़ रहे हैं, फिर उन्होंने इंडिया की रेल बना दी। तो क्रिकेट जो चल रहा है अभी, उस क्रिकेट में हो क्या रहा है, वहां पर जो मार्को येंसन है और हमारे जो जस्सी भाई हैं, इन दोनों लोगों ने कहर ढा रखा था। क्या कर रहे हैं वो लोग? बॉल को स्विंग कर रहे हैं। अब समझते हैं कि वो स्विंग कैसे कर रहे हैं, है ना। तो नंबर 5 पॉइंट हमें क्या समझना आज, वो है स्विंग। स्विंग क्रिकेट वाली वीडियो थी, फिजिक्स वाली वीडियो थी, तो बस समझ लो वही समझने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो हो, हाँ, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार रखिए, बताइए। सीम होती है, ओके। हाँ, मतलब जैसे प्लेयर के हाथ में बॉल आती है, स्लिप में कहीं खड़े रहते हैं ना प्लेयर, वो पकड़ के ऐसे घिसते रहते हैं बॉल, देखा तुमने? नहीं देखा है? अब यहां पे चलाऊं क्या मैच अरे जैसे बॉल किसी प्लेयर के हाथ में आती है, तुमने देखा होगा ना, वो अपनी उसमें थाई पर रगड़ते रहते हैं बॉल, उससे एक सरफेस चिकना कर देते हैं। हम्म 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 हाँ, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। हाँ, तो वो डेविएट हो जाती है, बस वही होता है। तो वही समझ रहे हैं कि जो हमारी क्रिकेट की बॉल है, बीच में यहां पर सीम होती है, धागा बंधा होता है। तो जो प्लेयर उनके हाथ में बॉल आती है, वो लोग क्या करते हैं, बॉल को एक तरफ से घिसते रहते हैं, शाइन कर देते हैं। तुमने देखा वो पसीना भी लगाते हैं चमकाने के लिए। अब थूक बैन हो गया, नहीं तो वो थूक भी लगाते थे पहले, लॉकडाउन के बाद बैन हो गया ना, कोविड के बाद। अब उस पर लगा नहीं सकते कि पता चले तुम्हारा वायरस यूज में चला जाए। अपना पसीना लगाते हैं और पसीना लगा के उसको घिसते चमकाते हैं। तो एक तरफ की जो सरफेस है ये क्या हो जाती है, शाइनी, और दूसरी तरफ की जो सरफेस है वो कैसी हो जाती है, वो रफ हो जाती है, उस पर स्क्रैचेस वगैरह, मार्क वगैरह आ जाते हैं, तो ये रफ हो जाती है। ओके, तो जब ये हम लोग सीम पर बॉल को पकड़ के फेंकते हैं, तो क्या होता है कि यहां से जो हवा जाती है उसकी स्पीड कम होती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो यहां से हवा जाती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा। क्योंकि जब स्मूथ सरफेस होगा तो हवा आराम से जाएगी, और जो रफ सरफेस है वहां पे हवा आराम से, तो यहां स्पीड कम है, वहां स्पीड। अब यहां पे बर्नौली भाई साहब आएंगे। बर्नौली क्या कहते हैं? बर्नौली कहते हैं देखो स्पीड ज्यादा हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां कहता है देखो वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर, तो इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है और उधर से प्रेशर कम लग रहा है, तो बॉल हमारी उस तरफ को डेविएट हो जाएगी। हाँ, तो हम लोग बॉल को ऐसे फेंकेंगे, सीधे जानी थी, लेकिन वो सीधे जाने के बजाय क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी। समझ गए बात? तो ये शाइनी सरफेस इधर पकड़ दो तो तुम्हारी बॉल अंदर को स्विंग हो जाएगी। समझ गए?
मजेदार चीज है ना, कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग। हाँ, तो बस इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारी हवा की जो स्पीड है वो दोनों अलग अलग लेयर्स पे हमने क्या रखी है, अलग अलग रखी है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल अपने रास्ते से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। और किस तरफ डेविएट हो रही है, जिधर शाइनी सरफेस है। तो अगर आपको बॉल अंदर स्विंग करानी है तो आप शाइनी सरफेस को अंदर रखेंगे। लिख गए, समझ गए, डायग्राम बनाओ, फिर लिखवाता हूं इसके बारे में। The players make one surface of the cricket ball shiny as compared to other surface. When the bowler bowls, the speed of wind, the speed of wind on the shiny surface is greater than the speed on the other surface. On the other surface. Now, according to Bernoulli's principle, the pressure on the shiny surface, decreases. The pressure on the shiny surface decreases. Hence, the ball deviates from its path. Hence, the ball deviate from its path. This is called. This gives rise to. This gives rise to swing bowling. From its path. This gives rise to swing bowling. हो गया जी, चलो नेक्स्ट